नमस्कार। @स्मार्ट नर्सिंग नॉलेज पार्ट 3 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोनोफेसिक वर्सेस बाईफेसिक डिफिब्रिलेटर में डिफरेंस। दूसरा, शॉकेबल वर्सेस नॉन शॉकेबल रिदम्स क्या होती हैं, आइए देखते हैं हम अपनी इस वीडियो में। डिफिब्रिलेटर दो टाइप के होते हैं, मोनोफेसिक और दूसरा बाईफेसिक। मोनोफेसिक और बाईफेसिक में क्या अंतर है? पहला है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोनोफेसिक डिफिब्रिलेटर एक ओल्ड टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जबकि बाईफेसिक डिफिब्रिलेटर एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पहले एक डायरेक्शन में और फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। दूसरा, अगर हम एनर्जी की बात करें तो मोनोफेसिक में हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है 200 to 360 जूल्स, जबकि बाईफेसिक में लो एनर्जी की जरूरत पड़ती है 120 to 200 जूल्स। तीसरा, मोनोफेसिक आउटडेटेड हो चुका है लेकिन फिर भी कई जगह पर यूज होता है, लेकिन कॉमनली ज्यादातर एरियाज में बाईफेसिक ही यूज होता है। अगर सुरक्षा या सेफ्टी की तरफ देखें तो बाईफेसिक मोनोफेसिक के कंपैरिजन में ज्यादा सुरक्षित या सेफ है, क्योंकि बाईफेसिक में कार्डियक डैमेज कम होता है। हाई एनर्जी यूज होने की वजह से मोनोफेसिक में कार्डियक डैमेज ज्यादा होता है। अगला, मोनोफेसिक डिफिब्रिलेटर रेजिस्टेंट इरिथमियाज के लिए इफेक्टिव नहीं है, उसके लिए बाईफेसिक डिफिब्रिलेटर ही यूज होता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मोनोफेसिक डिफिब्रिलेटर की सक्सेस रेट कम है और बाईफेसिक की ज्यादा। आज के समय में ज्यादातर हॉस्पिटल्स और इमरजेंसीज में बाईफेसिक डिफिब्रिलेटर का ही यूज होता है, क्योंकि ये न केवल लो एनर्जी में अधिक इफेक्टिव है बल्कि पेशेंट के हार्ट पर भी कम असर डालता है। तो ये था मोनोफेसिक और बाईफेसिक डिफिब्रिलेटर में अंतर। अब हम बात करेंगे शॉकेबल और नॉन शॉकेबल रिदम्स की। शॉकेबल रिदम्स वे होती हैं जिसमें हमें डिफिब्रिलेट करना पड़ता है। ये सिर्फ दो होती हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जबकि नॉन शॉकेबल रिदम्स वे होती हैं जिसमें हमें सिर्फ ड्रग्स और सीपीआर की जरूरत पड़ती है। ये होती हैं असिस्टोल, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल टैकीकार्डिया। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले शॉकेबल रिदम्स दो होती हैं, एक होती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वेंट्रिकल्स बहुत तेज गति से धड़कते हैं और हार्ट बीट मोर देन 100 हो जाती है, और तेज धड़कने की वजह से हमारी बॉडी को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। यह एक इमरजेंसी कंडीशन होती है और अगर इसे टाइमली मैनेज ना किया जाए तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये एक शॉकेबल रिदम है। ईसीजी में अगर देखें तो हार्ट रेट 100 to 250 बीट्स पर मिनट होती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो टाइम होता है वो इक्वल टू या मोर देन 120 मिली सेकेंड्स हो जाता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन हो जाता है, मीन्स एट्रिया और वेंट्रिकल्स अपनी मर्जी से अलग अलग स्पीड से धड़कते हैं, जिससे पी वेव और क्यूआरएस का कोई संबंध नहीं होता। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोमॉर्फिक वीटी, इसमें सभी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक जैसे होते हैं। दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिक वीटी, इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अलग अलग आकार के होते हैं, जैसे टोरसेट्स दी पॉइंटीज में होते हैं। दूसरी शॉकेबल रिदम है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इस कंडीशन में वेंट्रिकल्स इरेगुलर और तेज गति से कांपने लगते हैं, फिब्रिलेशन यानी कांपना, और इस वजह से हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। यह भी एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें शॉक देने की जरूरत पड़ती है। अगर इसे टाइमली सीपीआर और डिफिब्रिलेशन ना किया जाए तो कुछ ही मिनटों में डेथ का कारण बन सकती है। ईसीजी में अगर देखें तो हार्ट रेट 150 से 300 बीट्स पर मिनट तक चली जाती है। कोई भी क्लियर पी वेव या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या टी वेव नहीं नजर आती। ईसीजी में ऊंची नीची, फास्ट और इरेगुलर वेव्स दिखाई देती हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की शुरुआत में कोर्स वीएफ यानी कि हाई वेव्स हो सकती हैं, जो समय के साथ साथ फाइन वीएफ यानी कि छोटी धीमी वेव्स में बदलती हैं, जो कार्डियक डेथ को इंडिकेट करती हैं। ईसीजी ऐसा दिखता है जैसे शिवरिंग हो रही हो। अभी हम बात करेंगे नॉन शॉकेबल रिदम्स की। पहला है असिस्टोल। असिस्टोल ऐसी सीरियस इमरजेंसी कंडीशन है जिससे हार्ट पूरी तरह से धड़कना बंद कर देता है। इसे आमतौर पर फ्लैट लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि हार्ट में कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसमें तुरंत सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। डिफिब्रिलेटर इसमें असरदार नहीं होता, क्योंकि कोई भी हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती। इंजेक्शन एडीआर या सीपीआर ही कर सकते हैं। दूसरा होता है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पीईए। यह एक ऐसी सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है जिसमें ईसीजी पर नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वेव्स पी एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई देती हैं, लेकिन दिल धड़क नहीं रहा होता और पल्स एब्सेंट होती है, इसलिए इसे पल्सलेस कहा जाता है। इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, पल्स नहीं होती और सांस बंद हो सकती है।
एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल टैकीकार्डिया के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, जागरूक बनिए और फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू।